Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 8, that is cell. सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8.4। आज का हमारा टॉपिक नंबर 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. So similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. तो क्या बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, हमने ये पढ़ रखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, और वो बॉडी ऑर्गन अलग अलग तरह के काम करते हैं। जिस तरह से आपने 7th क्लास में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, पैनक्रियाज होता है, इसके साथ लीवर और गाल ब्लैडर जो है ये भी अपना एक्ट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ये बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इन अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस थे, जैसे कि किसी ऑर्गन का काम डाइजेशन करना, किसी का काम एसिमिलेशन करना, किसी का काम फूड को ऑब्जर्व करना। तो ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बनाते थे। तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के स्पेशल पार्ट्स हैं और वो स्पेसिफिक पार्ट्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉयल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। जो प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करने में, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। तो इसी तरह से हर एक ऑर्गन के पास एक छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि हर एक ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू क्या होता है वो एक्सप्लेन किया कि टिश्यू होता है कि कई सारी सेल्स जो एक जैसा वर्क परफॉर्म करती है, वो सारी सेल्स मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको बोला जाता है टिश्यू। तो यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पहली नाम का कोई स्टूडेंट है, वो ये बोल रहा है कि अब उससे समझ आ गया कि ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू जो है सेल से मिलकर बना है। तो इसी तरह से अब आपको भी समझ आ गया होगा कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाती है। द सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल्स, इसीलिए सेल को बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है, क्योंकि सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से डिसाइड होता है। अब पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called plasma membrane। कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से। बेसिक कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट जो हर एक सेल के अंदर पाए ही जाएंगे, ऑलमोस्ट हर सेल में पाए जाएंगे। क्या क्या, एक तो सेल मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज़ न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है कि जो सेल को एक दूसरे से अलग करती है, एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है मेम्ब्रेन, और सेल को अपने सराउंडिंग मीडियम से, अपने आसपास की चीज़ों से भी सेपरेट बना कर रखती है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द वन सेल फ्रॉम अदर सेल एंड सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि वो पोरस होती है, उसकी बॉडी के ऊपर
कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स की वजह से वो कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही अपने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने दे सकती है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। Then activity number 8.3, in order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb, remove the dry pink covering peels. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. To place a small piece of thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope, draw and level. You may compare it with figure 8.5. तो क्या करना है आपको, एक ओनियन सेल देखनी हो तो आप क्या कर सकते हो, जब आप स्कूल में आओगे तो आपको लैब में करके दिखा दूंगा मैं ये चीज़, अदरवाइज़ एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा कि जो सेल होती है वो सेल को ऑब्जर्व करना है हमने। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो ओनियन की सेल को ऑब्जर्व किया तो क्या लेना है, एक ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब मतलब एक प्याज लिया, उस प्याज को ऊपर का जो पिंक पील बोल सकते हो, जो उसकी कवरिंग होती है आउटर कवरिंग, तो उसको हटा देना है। उसको अपने हाथ से डालो या फिर नाइफ़ का यूज़ करके हटा सकते हो, या लैब में फोर्सेप मिल जाता है तो फोर्सेप से पकड़ के भी हटा सकते हो उसको। फिर उस बल्ब को या ब्रेक भी कर सकते हो, और उसके अंदर की जो वाइट कलर की जो स्लाइसिस होती है, लेयर्स होती है, उन लेयर्स को अलग अलग कर लो। तो उन लेयर्स को जब आप अलग करोगे तो उसके लेयर के अंदर वाली साइड से आपको एक वाइट कलर की पील नज़र आएगी, वाइट कलर का छिलका सा नज़र आएगा, जिसको बोला जाता है ओनियन पील। उस ओनियन पील को अपने हाथ से पकड़ के या फोर्सेप से पकड़ के बाहर निकाल लो। तब क्या करना है कि एक ग्लास स्लाइड, एक कंच की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर शीट होती है जिसको ग्लास स्लाइड बोला जाता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना, तो डॉक्टर हमारा ब्लड लेकर जिस स्लाइड के ऊपर रखते हैं, ग्लास के पीस पर रखते हैं, तो उसी को ग्लास स्लाइड बोला जाता है। तो उस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक वाटर की ड्रॉप डालनी है और उसके ऊपर ओनियन पील रख देनी है। तो ओनियन पील अगर बड़े साइज़ की है उसको काटना है आपने, तो काटने के लिए आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हो, ब्लेड यूज़ कर सकते हो, फोर्सेप यूज़ कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या करना है कि उस ओनियन पील को ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा, तो उसके बाद उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू नाम का एक केमिकल आता है, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको ओनियन पील के ऊपर डाल दो। फिर उसके ऊपर एक छोटा स्क्वायर शेप का एक ग्लास का बना हुआ ये पीस होता है, उसको बोलते हैं कवर स्लिप। उस कवर स्लिप से उस ओनियन पील को कवर कर दो, ढक दो। तो अब क्या करना है, जब कवर स्लिप आप रखोगे ओनियन पील के ऊपर, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में कोई एयर बबल्स ना रह जाए, मतलब कोई गैप ना रह जाए ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप के बीच में। ओके, तो अब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, जो तुमने ग्लास स्लाइड बनाई, ओनियन पील की स्लाइड बनाई, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसको चेक करना है, और उसके अंदर जिस तरह का भी आपको व्यू नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप में देखने पर, उसका डायग्राम बनाना है। तो फिर उस डायग्राम को आपने कंपेयर करना है फिगर नंबर 8.5 से। अब फिगर नंबर 8.5 ये आपको दिखाई हुई है, तो कुछ आपको इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो ये क्या है, ओनियन पील्स की सेल्स हैं। ओनियन के अंदर किस तरह की सेल होती है वो आपको नज़र आएगा। ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बीच में ये सर्कुलर शेप में छोटा पीस दिखाया हुआ है, उसको लिखा है न्यूक्लियस। और जो बाउंड्री और न्यूक्लियस के अलावा बाकी जो पोर्शन नज़र आ रहा है हमें, वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड पार्ट है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। कि जो ओनियन पील की सेल्स के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, जो उसकी बाउंड्री है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो सेल मेम्ब्रेन शो कर रही है, और उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग और होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि उस सेल के अंदर वाली साइड पे, सेल बॉडी के अंदर वाली साइड पे क्या होता है कि एक डेंस डार्क कलर का हमें एक सर्कुलर पोर्शन नज़र आएगा, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियस को छोड़कर और बाउंड्री के बीच बीच में जो बाकी का स्पेस खाली सा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस है, डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। अब हमें ये जानना चाहते हैं कि प्लांट सेल्स को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है। अब हमने अभी बोला था ना कि ओनियन की सेल के ऊपर बाउंड्री जो होगी उस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर भी एक कवरिंग और होती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं तो उनके अंदर सेल होगी। तो ओनियन क्या था, प्लांट का ही पार्ट था ना, यानी कि हमने जो ऑब्जर्व किया अभी माइक्रोस्कोप के अंडर वो क्या ऑब्जर्व किया है, ओनियन प्लांट की सेल्स को ऑब्जर्व किया है। तो जो सेल वॉल जो अभी मैंने बोला वो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के ऊपर ही पाई जाती है, एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। तो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. तो क्या होता है कि आपने अभी पढ़ा पहले कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करती है, साइज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन प्लांट्स की सेल के अंदर, सेल्स के आउटर पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर क्या होता है कि एक थिक आउटर कवरिंग और होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। तो वो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। तो वो एडिशनल लेयर क्या करती है, दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, कि वो एडिशनल लेयर जो कि सेल वॉल की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे, वो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम आती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा। अब सेल्स को प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए चाहिए, सेल को प्रोटेक्शन चाहिए वेरिएशन इन टेम्परेचर की वजह से से बचने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर में एकदम से कोई चेंज आ जाते हैं, टेम्परेचर बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस टेम्परेचर से बचाए रखने के लिए सेल वॉल नीड काम आती है। दूसरा, हाई विंड स्पीड को सहन कर सके हमारी सेल्स, तो उसके लिए काम आती है। और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बाहर जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, उस मॉइस्चर को बियर करने के लिए सेल वॉल काम आती है प्लांट्स की। तो दे आर एक्सपोज टू सेल दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। और प्लांट्स को इन सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के प्रति एक्सपोजिशन होता है। तो किस वजह से होता है, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, तो इसलिए प्लांट्स जब ओपन ग्राउंड के अंदर होंगी तो उसको गर्मी भी लगे, गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा सर्दियों में, और तेज़ हवा भी चलती है, तेज़ हवा को भी फेस करना पड़ता है। और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर हो जाता है बारिश की वजह से कई बारी, उस मॉइस्चर को बियर करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन देने के लिए प्लांट्स की सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेस्केंडिया, इलोडिया और रियो। तो ये आपको कुछ प्लांट्स के नाम बताए हैं इन, जैसे कि ट्रेस्केंडिया और इलोडिया एंड या फिर रियो भी बोला जाता है। तो इन प्लांट्स के अंदर आप सेल वॉल को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, इनकी लीफ पील को ऑब्जर्व कर सकते हो आप। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन, जिस तरह से आपने ओनियन की स्लाइड्स बनाई थी कि ओनियन के अंदर से पील निकाल के उसकी स्लाइड बनाई, माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर एक मिथाइलिन ब्लू कलर का नाम का एक केमिकल डाला जो कि जिससे उसका कलर चेंज हो गया, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आपने ऑब्जर्व किया था। तो उसी तरह से आपने क्या करना है, लीफ पील लेनी है। लीफ पील कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप, कि एक कोई भी लीफ लो, जिस तरह से जो प्लांट्स के नाम बताए हैं इनकी लीफ ले लो, उनकी लीफ को स्ट्रेच करके तोड़ो। जब आप उनकी लीफ को स्ट्रेच करके तोड़ोगे तो जिस हिस्से से वो कटेगा लीफ, उस हिस्से में आपको एक जेली लाइक मटेरियल दिखेगा। तो उस मटेरियल को इकट्ठा करके ग्लास स्लाइड के ऊपर रख लो, और उसके बाद उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन जो बोला था वो सोल्यूशन डालो, और कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तो इस तरह से आपको प्लांट्स की ओनियन के अलावा भी सेल नज़र आ जाएगी। अब पहेली आस्क बुजो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। तो पहेली नाम का कोई स्टूडेंट है, वो बुजो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या हम एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या वो एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो यस, एनिमल सेल्स को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। जिस तरह से हमने ओनियन की सेल्स को या ट्रांसकैंडिया या रियो प्लांट्स की सेल को हमने बोला कि माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख लेंगे, उसी तरह से हम एनिमल की सेल्स को भी देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें अगेन एक्टिविटी एक्सप्लेन की है। तो एक्टिविटी नंबर 8.4,
तो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन एक्टिविटी नंबर 8.4। ठीक है, क्लीन टूथपिक और ए मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। क्या करना है कि आपने साफ़ टूथपिक जो होती है, साफ़ टूथपिक लेनी है या कोई माचिस की तीली ले लो जिसका टिप मतलब जहाँ पर जो उसका केमिकल लगे होते हैं जलाने के लिए वो केमिकल काटा गया हो तो वो ले लो। अब क्या करना है, स्क्रैप इन साइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। क्या करना है आपको कि एक अपने वो टूथपिक को या मैस्टिक जो ली थी उसको अपने चिक मतलब अपने गाल के अंदर वाली साइड पे लगा के स्क्रैच करना है, स्क्रैप लेके आना है, उसको खींच के लेके आना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने चिक्स को हार्ट मत कर लेना, खून मत निकाल लेना। अब फिर क्या करोगे, प्लेस इट इन ए ड्रॉप, जो उसके साथ स्टिक के साथ जो मटेरियल चिपक के आएगा गाल के अंदर से उसको एक ग्लास स्लाइड जो होती है ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो और उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दो कुछ। अब आयोडीन वही काम करेगा जैसे पीछे वाली एक्टिविटीज़ में मिथाइलिन ब्लू ने काम किया था। ये केमिकल क्यों डालते हैं ऊपर, क्योंकि सेल को स्टेन करने के लिए, उसके ऊपर कलर करने के लिए। अब कलर किस लिए किया जाता है, क्योंकि सेल जो होती है काफ़ी सारी सेल्स ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो प्रॉपरली नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब उसको कलर कर दोगे तो माइक्रोस्कोप में देखना उसको ईजी हो जाएगा। इसलिए सेल को स्टेन किया जाता है और स्टेन करने के लिए या तो हम आयोडीन यूज़ करते हैं या मिथाइलिन ब्लू नाम का केमिकल यूज़ करते हैं या फिर एक सैफरिन केमिकल आता है तो उसका यूज़ किया जाता है। देन अल्टरनेटिवली ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। अब लिखा है ना कि या तो आप आयोडीन यूज़ कर लो और कवर स्लिप से कवर कर दो, या फिर अगर आपके पास आयोडीन नहीं है तो मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी यूज़ कर सकती हो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप से कवर करने के बाद उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे। यू मे नोटिस दैट सेवरल सेल्स इन दिस स्क्रैप्ड मटेरियल, यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे तो आपको ईजिली उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नज़र आ जाएंगे, लेकिन सेल वॉल नज़र नहीं आएगी क्योंकि एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा ह्यूमन चिक सेल के अंदर। तो आपको ये सर्कुलर से ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप के आपको सेल्स नज़र आ रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, और सबसे आउटर कवरिंग जो है ब्लैक कलर की डार्क लाइनिंग दिखा रखी है वो सेल मेम्ब्रेन। एंड देन जो लिक्विड पार्ट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। तो आप ये भी कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। तो वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर के और भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपके पास इनके बारे में भी स्ट्रक्चर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम क्या होते हैं, कहाँ होते हैं सेल के अंदर और क्या क्या काम करते हैं। बट फिलहाल आपको इनके नाम याद रखने हैं ओनली कि ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है और इनको बोला क्या जाता है, सेल ऑर्गेनल्स, कि सेल के छोटे पार्ट्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर कहाँ होता है, क्या काम करता है, तो ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये ज़्यादातर सफेरिकल शेप का होता है और सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो जब सेल को हम स्टेन करते हैं आयोडीन डाल के, मिथाइलिन ब्लू डाल के या फिर सैफरिन डाल के, तो उसको ईजिली स्टेन किया जा सकता है और स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसको ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। देन न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए, उनके बीच में अलग अलग गैप शो करने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि ये फिगर नंबर 8.6 में दिखाया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि जिस तरह से सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन थी उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर के मटीरियल्स जो हैं न्यूक्लियस के बाहर यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और साइटोप्लाज्म की मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर आना जाना पॉसिबल हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप ऐसा हो जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाला माइक्रोस्कोप अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर हम तो न्यूक्लियस को भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर की भी चीज़ें हमें नज़र आ जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, छोटा सर्कुलर पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ओके, सेल के अंदर सर्कुलर पोर्शन जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो हमें पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। These carry genes and help in inheritance of transfer of character from the parents to the offspring. The chromosome can be seen only when the cell divides. तो जब न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाले माइक्रोस्कोप के अंदर हम रख कर देखेंगे तो हमें न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें नज़र आएगी, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होगी जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस के अलावा हमें एक थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिनको बोला जाता है क्रोमोजोम्स। और वो क्रोमोजोम क्या करते हैं, उन क्रोमोजोम के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स और होते हैं जिनको बोला जाता है जीन्स, और जीन्स को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। जीन क्या करते हैं, हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स, उन पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए जीन काम आते हैं। कि अगर पेरेंट्स के अंदर कोई क्वालिटी हो, हमारे अंदर ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें होती है हमारी जो हमारी मदर से मैच करती है, कुछ हमारी हैबिट्स या कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो फादर से मैच करते हैं। हेयर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फेस की लुक हो गई। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल होती है, जीन्स की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तो क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो क्रोमोजोम एक न्यूक्लियस के अंदर कब देखा जा सकता है, कि जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। सेल डिवाइड होने वाली कब होगी, सेल का डिवाइड होना मतलब एक सेल से जब नई सेल बनती है तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। और उस टाइम पे क्या होएगा कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जीन्स निकल के, क्रोमोजोम निकल के चले जाते हैं। और क्रोमोजोम माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र तभी आएंगे जब एक सेल डिवाइड हो रही होगी, एक सेल से नई सेल्स बन रही होगी। ओके, देन अब जीन के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, एंड योर मदर हैज़ curly hairs you might also end up having curly hairs. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. क्या है, जीन क्या होते हैं, जीन्स आर इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, कि जो कुछ भी हमें अपने पेरेंट्स से मिला है या ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है हम बोलते हैं उसको कि वो हमारी इनहेरिटेंस है। तो अब जीन भी क्या करते हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब माँ बाप के जो बच्चे हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, यानी कि हम अपने पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग्स हैं। ओके, तो जीन क्या करते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं जीन्स। तो इसका मतलब एग्जांपल इसका दिया है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ क्वालिटीज़ है तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र होने के चांस रहते हैं कई सारी चीज़ों में। एग्जांपल जैसे कि आपके फादर की अगर आइज़ ब्राउन आइज़ है तो हो सकता है कि आपकी आइज़ भी ब्राउन हो। आपकी मदर के करली हेयर्स हैं तो हो सकता है कि आपके हेयर्स भी करली हों।
तो इस तरह से अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पेरेंट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी आ रहे हैं। तो किस वजह से आए? जीन्स की वजह से आए, कि हमारे पेरेंट्स के जीन हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। तो लेकिन अलग अलग जीन्स कंबाइन होकर अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए लिखा है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पेरेंट्स के अलग अलग जीन्स से कम्बिनेशन अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। देन न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के और क्या क्या काम होते हैं? एक तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं जो उसके ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन इनहेरिटेंस को पास करने में हेल्प करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कि जो न्यूक्लियस है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस के अंदर, उस एंड एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। उसके अलावा सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का जितना भी पार्ट है, जितना भी कंटेंट है, सेल बाउंड्री को छोड़कर, सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, उस सारे पोर्शन को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि क्या चीज़ है? कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उस सारे पोर्शन को प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन कवर नहीं होगी। तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहेली नाम का कोई लड़की है वो क्वेश्चन पूछ रही है। पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। कि पहेली नाम की जो स्टूडेंट है वो ये जानना चाहती है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, तो सेल्स तो बहुत सारी होती है, प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होती है, एनिमल्स के अंदर भी सेल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल्स होती है। तो क्या इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया या कोई और भी ऑर्गेनिज्म आप कंसीडर करोगे, तो क्या उन सब की सेल का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है? तो यस, एक जैसा होता है, बट विद ए माइनर डिफरेंस। ऑलमोस्ट एक जैसा होता है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एक एग्जांपल हमें दिया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट, डॉग, हॉर्स वगैरह, तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जो वो इतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अच्छे तरीके का बना हुआ नहीं होता न्यूक्लियस, जितना बेटर वे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जिस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उसको बोला जाता है कि वो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसी सेल जिन सेल्स के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिन सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, उन सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव मीन्स सिंपल, और क्रेन मीन्स न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंपल टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो वो एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगा। देन नेक्स्ट, द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue green alga are called eukaryotes. सॉरी, जिसमें EU का मीनिंग होता है ट्रू एंड क्रेन मीन्स न्यूक्लियस। तो क्या मतलब हुआ टोटल? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स की सेल को क्या, उस तरह की सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या क्या होंगे?
कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा को छोड़ के बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं उन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो यू मीन्स ट्रू और क्रियोन मीन न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन while observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single and big as in onion cell. Chick cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuole in animal cells are much smaller. कि जो आपने पीछे एक्टिविटीज आपको एक्सप्लेन की थी कि ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर रख देखना है, ऑनियन पील हमने दी थी और उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा था, ऑनियन सेल हमें नज़र आई थी। इसी तरह से ह्यूमन चिक सेल के अंदर चिक सेल को भी हमने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब आपने ऑनियन सेल देखी थी या चिक सेल देखी थी तो उसके अंदर आपको कुछ काफ़ी सारा ब्लैंक स्पेस नज़र आया होगा। तो उस ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। जिस तरह से फिगर नंबर ए में दिखाया गया ना, ये लार्जर पोर्शन दिखाया गया, वाइट पोर्शन कंप्लीट, तो ये क्या वैक्यूल है। तो वैक्यूल जो प्लांट सेल थी, मतलब जैसे कि एनिमल सेल, जो ऑनियन सेल आपने ऑब्जर्व करी थी उसके अंदर जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर था, यानी कि जो वैक्यूल था वो बहुत बड़े साइज़ का था। लेकिन जो एनिमल सेल ऑब्जर्व की, जैसे कि चिक सेल के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर देखो फिगर नंबर बी में दिखाया गया कि बिल्कुल छोटा सा वैक्यूल दिखाया गया है। तो जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस बड़े साइज़ का होता है हमेशा, और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन काउंटिंग में ज़्यादा हो सकते हैं। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर होता है सिंगल होता है, लेकिन बड़े साइज़ का होता है। ओके, देन you might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Transcandia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigments called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplasts. They provide green color to leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of the leaves is essential for photosynthesis. क्या आपको बोला है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रांसकैंडिया जो प्लांट्स का लीफ था, उस लीफ को जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा था, उसकी सेल्स आपने जब देखी थी, तो आपको उसके अंदर कुछ कलर्ड पार्ट्स नज़र आए होंगे। तो वो कलर्ड पार्ट्स को क्या बोला जाता है? प्लास्टिड्स बोला जाता है। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलर्ड बॉडीज होती है जो कि ओनली प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, वो भी लीफ के अंदर पाई जाती है। तो अब प्लास्टिड्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के कलर होते हैं ग्रीन कलर को छोड़कर। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं। और एक होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट्स। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, मतलब ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। तो वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स के लीफ का कलर ग्रीन होता है। और उसके अलावा आपने ये स्टडी कर रखा होगा कि जो प्लांट के जो लीफ हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल यानी कि क्या काम करता है? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और इसके अलावा हमने वैक्यूल और प्लास्टिड्स को स्टडी कर लिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8.6, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो 8.3 और 8.4 एक्टिविटीज, 8.3 एक्टिविटी में आपने क्या किया था कि ऑनियन पील को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, और 8.4 एक्टिविटी में आपने क्या किया था कि जो ट्रांसकैंडिया या रियो नाम के प्लांट थे उनके लीफ को ऑब्जर्व किया था। तो दोनों में आपको डायग्राम देख
के भी कुछ ऑब्जर्वेशन मिली होगी, तो आपको डिफरेंस नज़र आया होगा कुछ। तो क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो स्टडी करते हैं हम। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल्स केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिगर नंबर 8.7 ए और 8.7 बी में दिखाई गई है। 8.7 ए में आपको प्लांट सेल दिखाई गई है और 8.7 बी के अंदर आपको एनिमल सेल दिखाई गई है। तो दोनों को देखकर दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो डिफरेंस क्या क्या होगा तो देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फिगर नंबर ए है उसके अंदर आपको आउटर मोस्ट कवरिंग नज़र आ रही है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल थी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं थी। उसके अलावा वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा है और एनिमल सेल के अंदर छोटा सा वैक्यूल है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं बट एनिमल सेल के अंदर नहीं है। ओके। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर साइड में है, बाउंड्री के पास है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ है। तो इस तरह से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो लेट अस टैबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मैंशनड, यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। तो आपको टेबल नंबर 8.1 दी है, उस टेबल के अंदर आपको दोनों डायग्राम्स को देखकर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो उसको आपको इस टेबल में लिखना है। तो सिमिलैरिटीज़ भी आ जाएगी आपके यहाँ पर और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आपको लिख के बताया इन्होंने कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बट सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल के अंदर साइडवे शिफ्टेड है बट एनिमल सेल के अंदर सेंटर पर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स के अंदर दोनों के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स के अंदर है, प्लांट सेल में भी यस प्रेजेंट और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। और प्लास्टिड्स की बात करें जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तो प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है बट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। देन वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर लिखोगे ए सिंगल बट लार्ज साइज्ड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट एनिमल सेल की बात करोगे तो more than one vacuoles may be present but they are small in size। तो इस तरह से आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कंपैरिजन हो जाएगी जिसके अंदर आपको डिफरेंसेस भी आ जाएंगे और सिमिलैरिटीज़ भी आ जाएगी। तो नाउ अब हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।